हमने डीएनए और आरएनए को स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स ये राइबोसोम्स हैं, ये भी प्रोटीन बनाने का टिश्यूज़ मिलेंगे। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, सॉरी मस्कुलर टिश्यूज़ मिलेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखें, इंसान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग इरादा ना बना ले। और तरक्की क्या होती है? तरक्की बेसिकली किसी भी इंसान की फलाह और बहबूद के लिए काम करने को कहते हैं। तो लिहाजा इस ज़मीन पर 7 बिलियन लोग रहते हैं और शायद इससे भी ज़्यादा, और उनके लिए अगर आप आज से एक इरादा बनाएं कि आप पढ़ेंगे, आप इल्म हासिल करेंगे और कल उनकी फलाह के लिए काम करेंगे, तो फिर इसको हम तरक्की का नाम कहते हैं। और वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो कि दूसरों का फ़ायदा चाहती हैं। तो लिहाजा वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट बनाता है आपके माइंड में कि आखिर कैसे आप स्टडी कर सकते हैं मुख्तलिफ लेवल्स को जानदारों की। देखिए, कोई भी जानदार हो वो एक किसी न किसी लेवल पर स्टडी किया जा रहा होता है। जैसे आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो आप किसी न किसी लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो बहुत से लेवल्स हैं जिसके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा आपसे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इस वीडियो के एंड तक जाकर देखने से क्या फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स, फ़ायदा ये होगा कि आप जो है इंशाल्लाह ये जान लेंगे कि आखिर कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस टॉपिक में से बोर्ड पूछ सकता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से आ सकते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो गाहे बागाहे मैं आपको लेक्चर के दौरान ही बताता रहूँगा। तो लिहाजा एक छोटी सी जर्नी को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि समझें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप कह लो कि ये एक स्टार्ट है आपकी स्टडी का। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि सबसे छोटी शय जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एटम। तो हम एटम को कहेंगे कि आप स्टडी कर रहे हैं किस लेवल पर? एटॉमिक लेवल पर। अब एटॉमिक लेवल पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल फॉर अंडरस्टैंडिंग। साइंसदानों ने ये देखा है कि तकरीबन 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं। इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप बेसिकली इन 16 एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं भरपूर अंदाज में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 16 एटम्स मिलकर कौन कौन सी ऐसी शय बना लेते हैं जो कि एक जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे आप कह लें कि आप एटम में हैं, एटॉमिक लेवल में हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि एटम भी किसी न किसी शय से मिलकर बना है। या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने दूसरे चैप्टर के अंदर। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक लेवल को स्टडी करने से पहले आप क्या स्टडी करेंगे? सब एटॉमिक लेवल। और सब एटॉमिक लेवल में एटम्स के हिस्से आ जाएंगे जिनमें प्रोटॉन, जिनमें न्यूट्रॉन और जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शामिल हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। डेफिनेटली एटम को बनाने वाले ज़र्रात फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। कुछ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और कुछ न्यूक्लियस के बाहर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मिलेंगे और न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलेंगे। ये आपको पता होगा। तो अब हमारे पास जब एटम है, एटॉमिक लेवल है, तो फिर हमने कहा कि 16 बायो एलिमेंट्स मिलकर हमारे एक पूरे वजूद को बनाते हैं, पूरे जिस्म को बनाते हैं। तो फिर आप ये कह लें कि एटॉमिक लेवल यानी एटम्स मिलकर क्या बनाते होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक लेवल के बाद आप जिस लेवल की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल वो लेवल है जिसमें एटम्स इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स इकट्ठे रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स इकट्ठे रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एटम्स इकट्ठे रहते हैं। आपने पढ़ा होगा मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स इकट्ठे रहते हैं मेटालिक बॉन्ड की फॉर्म में। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल, जब भी लफ्ज़ मॉलिक्यूल का आ जाता है तो आपने सिर्फ एक किस्म की बॉन्डिंग याद रखनी है जो कि कहलाती है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, या कह लें कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसमें आपने पढ़ा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
तो मॉलिक्यूल अब बेसिकली बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अब बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिर अगर ये छोटे होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जिस तरह बड़ा मॉलिक्यूल मुझे एक याद है, लेट्स टॉक अबाउट दैट मॉलिक्यूल, 10,000 एटम से मिलकर बना है, और कुछ मॉलिक्यूल तो शायद इससे भी ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे 10,000 एटम से मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन है ये, तो लिहाजा इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी रहते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल्स जो इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो फिर आप अब कहाँ पर हैं? एटम्स के मजमूए पर, मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। या आपने पहले चैप्टर के आगाज़ पे ही पढ़ा होगा कि कुछ बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आपको याद हो, जिनमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिया था, फिर हमने लिपिड्स का नाम लिया था, फिर हमने प्रोटीन्स का नाम लिया था, फिर हमने नाम लिया था न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स में हमने डीएनए और आरएनए को स्टडी किया था, मतलब स्टडी तो नहीं किया डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल इंट्रोडक्शन दिया था। तो मॉलिक्यूल इज़ अ बिग डील। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा नहीं है कि आप बस एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ें और गेम ओवर। मेरा ख्याल है कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे रहकर आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील ऑफ स्टडी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक प्रॉपर ब्रांच बन चुकी है बायोलॉजी की, जिसमें आप मॉलिक्यूल्स को भरपूर अंदाज में स्टडी करते हैं। जिस तरह आप एक जानदार ज़मीन पर रहते हैं, इस तरह एक मॉलिक्यूल भी ज़मीन पर रहता है और उसकी भी अपनी शनाख्त है। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो सिर्फ 2 एटम से मिलकर बना है। अगर ये मॉलिक्यूल हवा में ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। आप इसकी अहमियत को चेक करें कि अगर ये मॉलिक्यूल हवा से गायब हो जाए तो आप इस ज़मीन पर किसी भी जानदार को नहीं देखेंगे, यानी कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, देयर इज़ नो लाइफ। तो इसी तरह से हमने और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स की शनाख्त की, हमने और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, पढ़ा, जाना, सोचा, समझा, जिनमें ग्लूकोज नामी मॉलिक्यूल बड़ा मशहूर रहा। ये मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में होता है और हमारे ब्लड से ये हमारे सेल में जाता है, और हमारे सेल में जाने के बाद, डिफ्यूजन के बाद, ये अंदर टूटता है, और ये टूटने के बाद इसके जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो टूट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और शायद आज मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, पलके झपक पा रहा हूँ, ये सब ग्लूकोज के टूटने के मरहूने मिन्नत है। यानी कि अगर ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। फिर अगला सवाल ये भी पैदा हो जाता है मॉलिक्यूल्स की स्टडी के दौरान कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स बनते कहाँ पर हैं, जैसे कि ग्लूकोज। तो फिर साइंसदानों ने स्टडी की और सर्च की और पता लगाया कि ये मॉलिक्यूल तो एक पत्ते में बनता है, और पत्ता इस मॉलिक्यूल को कैसे बनाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को इकट्ठा कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इकट्ठा करें तो ग्लूकोज बन जाता है। स्टूडेंट्स देखें, हमने इस ग्लूकोज को या इसकी तरह के और बड़े मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, और फिर हमने जाना कि इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मीन वाटर, कार्बन मीन कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कि पानी और कार्बन मिल जाएं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। पानी और कार्बन मिल जाएं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत को भी डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स तकरीबन 0.34% इस वक्त ज़मीन पर, जो कि बहुत कलील मिकदार में है, जो कि बहुत कम मिकदार में है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ लें कि अगर ये ना हो तो ज़मीन अपना दर्जा हरारत बराबर नहीं रख सकता। ज़मीन इतनी ठंडी हो जाए रात को कि सब कुछ जम जाए, और दिन में इतनी गर्म हो जाए कि शायद हीट बर्दाश्त ना की जाए। तो लिहाजा आपकी ज़मीन के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल करता है। लेकिन चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए एक लाइफ गैस है, क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो ग्लूकोज बना सकें। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है।
फिर ऑक्सीजन मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया आपसे, ये तकरीबन हवा में 21% मौजूद है। और ये जो पानी है, पानी के बगैर तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो पानी की स्टडी को हाइड्रोलॉजी कहते हैं, और पानी जितना ज़्यादा आप स्टडी कर लें उतना ही कम है। हाइड्रोलॉजिस्ट इज़ अ ग्रेट मैन जिसने पानी के बारे में बहुत रिसर्च की होती है। बहरहाल हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर रह के मैंने थोड़ा सा भी बताया आपको, ज़रा सा। आपको लग रहा होगा कि सर एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा प्यारे बच्चों। मैं आपको बुक के रेलिवेंट ही बता रहा हूँ, और मैं आपको कम से कम वो डाटा बता रहा हूँ जो आपको 9th क्लास में हासिल हो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आप मज़ीद आगे इसको स्टडी कर सकते हैं इंटर क्लास में, और फिर आगे बैचलर्स क्लास में मज़ीद इसको पॉलिश कर सकते हैं अपने डाटे को। तो लिहाजा कोशिश करें कि मैक्सिमम डाटा आप हासिल करें। बहरहाल स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर लेवल आपने सीख लिया क्या होता है। अब साइंसदानों ने यह भी देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल से हम आगे जाएं तो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसे मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा। तो फिर हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूल्स मिलकर दे मेक अ काइंड ऑफ अ थिंग्स, जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर लेवल से अगर मैं जंप करूंगा तो मैं चला जाऊंगा ऑर्गेनेली लेवल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऑर्गेनेली लेवल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से एटम्स इकट्ठे रहकर एक छोटे छोटे से फंक्शनल यूनिट्स बनाते हैं, एक छोटे छोटे से सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लूंगा, जैसे कि मैं नाम लूंगा राइबोसोम्स का, जैसे कि मैं नाम ले सकता हूं सेंट्रियोल्स का, और इसके अलावा मैं और भी बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूं। तो ऑर्गेनेली लेवल क्या है? बेसिकली आप कह लें कि एक अगर हम सेल लेवल पे हैं और सेल लेवल के अंदर यानी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, आप सबको पता होगा, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो सेल के अंदर आप कह लें कि बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे से दाने नुमा, इन दानों को हम ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कहलाता है, दानों की तरह। तो लिहाजा छोटे छोटे से दाने कभी आपको ये चिपके हुए किसी दूसरी ऑर्गेनेली के साथ नज़र आएंगे, और कभी कभी आपको ये फ्री नज़र आएंगे। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पैदा हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स की एक पेचीदा हालत है। मतलब 10,000 एटम से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना, तो उससे बढ़कर क्या। तो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स बात हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? ये बेसिकली आपको एटीपी बना के देगा। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। देखिए एटीपी भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अभी मैंने आपसे मॉलिक्यूल का जिक्र किया। तो मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी इतना बड़ा सिस्टम है ये एटम्स का कि ये अब एक मॉलिक्यूल बनाने की सलाहियत रखता है। समझ रहे इस चीज़ को आप? तो इसको नाम क्या दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? आपके लिए एनर्जी बनाएगा। किसके लिए? सेल के लिए। अगर आपके सेल एनर्जी बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आप सब का फंक्शनल यूनिट सेल है। डेफिनेटली मैं बहुत से डिफरेंट सेल से बना हूँ, आप बहुत से डिफरेंट सेल से बने। तो फिर राइबोसोम्स जो है ये क्या बनाएंगे? ये बेसिकली प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन भी आपको मैंने कहा कि मॉलिक्यूल है, बहुत से प्रोटीन्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का मेजर काम क्या रहेगा? प्रोटीन्स बनाना। तो आते हैं उस बात पर जो मैंने आपसे शुरू में की कि मैं आपको लेक्चर के दौरान बहुत से सवालात बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखो, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, इनके अंदर जो सवालात रहते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बोर्ड में बड़ा ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। फिर अगर हम एटॉमिक लेवल पे रहते हैं तो बायो एलिमेंट्स के बारे में सवाल रहता है, तो इसके ऊपर भी हम ये डिटेल में, अभी हमने ना हर लेवल पे और डिटेल में बात करनी है, रेलिवेंट टू द बुक बात करनी है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये थोड़ा सा लेक्चर लेंथी रहेगा, लेकिन इसको आप लें प्रॉपरली लेक्चर को, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर ऑर्गेनेली लेवल पे जो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ऑर्गेनेली लेवल जो है वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसमें आप ऑर्गेनेलीज को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनेली लेवल के बाद हम जंप करते हैं किस लेवल के ऊपर? सेल लेवल के ऊपर। अब देखें हम कहां पर आ गए?
सेल लेवल पे आ गए। अब आप कहेंगे सर सेल्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास इस वक्त ये पहला लेवल था, अगर आपको याद हो, सब एटॉमिक लेवल। फिर दूसरा लेवल क्या आया? एटॉमिक लेवल। फिर तीसरा लेवल क्या रहा? मॉलिक्यूलर लेवल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ऑर्गेनेल लेवल का डिस्कस किया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स के बारे में बात हुई। और अब मैं आपसे बात करने लगा हूं किस लेवल के बारे में? सेल लेवल के बारे में। अगर आप इंसानी जिस्म की बात करते हैं तो इसमें 200 टाइप्स के सेल्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसमें आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, आपके जो स्किन के सेल्स हैं इनको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जिनमें आपके दिल के सेल्स हैं इन्हें हम कार्डिक सेल्स कहते हैं, इनकी शेप अलग है। आपके जो जिगर है, लिवर है, लिवर के जो सेल्स हैं उन्हें हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं। और फिर आपकी जो किडनी है उसके सेल्स उन्हें हम रीनल सेल्स कहते हैं। और इवन आपके जो स्टमक है उसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं। आपका ब्लड बहुत से सेल्स रखता है अपने अंदर, और आई डोंट नो इनकी कितनी किस्में बन जाएंगी, 200 या 200 के जायद भी हो सकती हैं, लेकिन जो बुक में लिखा है वो तकरीबन 200। मैं टाइप्स बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, तादाद नहीं बता रहा। तादाद तो बहुत ज़्यादा है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं। ये तो किस्में हैं। जैसे अभी आप कहेंगे सर इंसानों की तादाद बताएं तो मैं 7 बिलियन बताऊंगा, और आप कहें सर इंसानों की किस्में बताएं तो किस्में तो बड़ी थोड़ी सी हैं ना ज़मीन पे जो रहती हैं। जैसे अब कद के लिहाज से क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर बोने हैं, दरमियाने हैं, लंबे हैं, 3 किस्में हो गई। लेकिन अगर आपने रंगो नस्ल के हिसाब से किस्में बनानी है तो फिर हबशी हैं, गोरे हैं और गंदुमी हैं, और ये छोटे मोटे चाइनी हैं। आई एम नॉट रियली मेकिंग जोक्स ऑफ चाइनीज़, माशाल्लाह दे आर वेरी वर्किंग हार्ड एंड प्रोग्रेसिंग। इनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है मेरा, आई एम जस्ट रियली इन्फॉर्मेटिंग यू। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस्में हैं, तो सेल्स की भी क्या है? किस्में हैं। अब देखें, सेल्स क्या सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, इंसानों में होते हैं? नो, सेल्स हम एरिस्टोटल के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स तो प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। एक पूरा चैप्टर लिख दिया गया सेल्स एंड टिश्यूज। तो आप देखें किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं? सेल के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं आप। देखें कहाँ से गेम स्टार्ट हुई? सब एटॉमिक लेवल से। वहां से गेम स्टार्ट होती होती अब आपके पास आ गई कहाँ पर? सेल लेवल पर। अब आप सेल्स की स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो जितना ज़्यादा सेल्स के बारे में स्टडी करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको। तो लिहाजा बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। चलो सेल्स लेवल के ऊपर हम बात कर लेंगे मजीद, लेकिन हम अब इससे अगले लेवल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। इससे अगला लेवल जो है उसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल क्या होता है? देखें, टिश्यू लेवल वो लेवल है जिसमें सेम किस्म के सेल्स इकट्ठे रहते हैं। जैसे लेट्स से दैट आपके कार्डिक टिश्यूज, अब आप कहेंगे सर ये कार्डिक टिश्यूज क्या है? कार्डिकल जहां पर भी आ जाए समझ लें दिल की बात हो रही है, आपके हार्ट की बात हो रही है। तो आपका जो दिल है वो बेसिकली क्या है? कार्डिक बॉडी है एक। तो उसमें बहुत से सेल्स इकट्ठे रह रहे हैं, दिल की धड़कन बना रहे हैं, और दिल जो है वो धड़कता चला जा रहा है और आपके खून को पूरी बॉडी में गो थ्रू करवा रहा है। अगर दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दे तो आपकी डेथ हो जाती है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो हर वक्त आप जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपने मरना नहीं है वो काम कर रहे हैं। दे आर नोन एज कार्डिक टिश्यूज। इस तरह ये आपके फेफड़े हैं, उनके अंदर भी सेल्स हैं, दे ऑल्सो कंटेन टिश्यूज, सेम किस्म के सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे। इवन आपका ब्लड भी एक टिश्यू है। ब्लड टिश्यू क्यों है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आता है बिकॉज ब्लड के अंदर भी बहुत से सेल्स हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं और इकट्ठे रहकर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जिन आँखों से आप मुझे देख रहे हैं इनके पीछे भी बहुत से टिश्यूज़ हैं, यानी बहुत से ग्रुप ऑफ सेम सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल्स भेज रहे हैं जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। जिससे कान है, कान के अंदर भी बहुत से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या काम कर रहे हैं, जो टिश्यूज़ हैं जो कि आपको शायद सुनने में, समात में हेल्प कर रही है। और इवन आपकी ज़ुबान भी एक टिश्यूज़ की वजह से ही बनी है। और इवन आपके जो जिस्म का गोश्त है वो मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाता है।
आपके जिस्म का जो गोश्त है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यूज। आपके जिस्म का जो फ्लैश है मस्कुलर टिश्यू कहलाता है और ये आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। लुक एट दैट, आप मूव कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, पलकें झपकने में भी मसल्स का काम है, या बोलते हैं तो जॉ ऊपर नीचे होता है, इसमें भी मसल्स का काम है, जो कि मसल्स अपने काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम चले जाएंगे टिश्यू लेवल से मसल लेवल टिश्यू लेवल से हम जब आगे जंप करेंगे, यानी कि सेल लेवल से हम टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल से हम जब आगे जंप करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे ऑर्गन लेवल पे। अब अगर सर हैं ऑर्गन लेवल, यस, अब सेम टिश्यूज एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑर्गन्स के नाम बताता हूँ, आप खुश होंगे सुनकर, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये सब ऑर्गन्स हैं। लंग्स, स्टमक, लुक एट दैट, आपकी बॉडी ऑर्गन से भरी पड़ी है। आईज, ओरल सिस्टम, हेयरिंग सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स हैं प्यारे बच्चों। ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं? जब सेम टिश्यूज या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे रह के कोई काम करना चाह रहे होते हैं, सेम किस्म का। जिस तरह किडनीज हैं, इफ़ यू आस्क मी सर किडनीज के बारे में बताओ, ये किडनीज क्या करती हैं? तो किडनीज आपके ब्लड में जितने भी फुजलात होते हैं, जितना भी वेस्ट होता है, देखो ना ब्लड में वेस्ट पैदा होता है, सेल्स फेंक देते हैं ना सारा का सारा वेस्ट। आपके घर में से जो कूड़ा निकलता है वो कहाँ फेंकते हो? अब गली में फेंक देते हो? नो, अब बास्केट में फेंकते हो, बास्केट से फिर बड़ी बास्केट में, फिर पूरे शहर से कूड़े को जो है वो निकाला जाता है। तो समझ ले, इस तरह ही आपकी बॉडी में सेल्स जो हैं वो ब्लड में वेस्ट फेंकते हैं। तो वेस्ट फिर आपकी जो किडनी है, ये तकरीबन आपके जो मैदा होता है, मैदे के बिल्कुल नीचे होती है, बैक साइड से आप लोकेट कर सकते हो। आपने कभी इसको सुना होगा, उर्दू में इसको गुर्दे कहते हैं। तो ये क्या काम करती है? ये बेसिकली आपके ब्लड को साफ करने का काम करती है, ये क्लीनिंग का काम करती है। तो इस तरीके से आप किस लेवल पर आ गए हैं? ऑर्गन लेवल पे आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सोच रहे होंगे आप, ऑर्गन लेवल के बाद का भी कोई लेवल होता है क्या? द आंसर इज यस। देखें, आपके जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बना दिया है? पूरी एक बॉडी बना दी है। तो आप एक और लेवल पे आ जाते हैं। दिस लेवल इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल लेवल। कौन सा लेवल? इंडिविजुअल लेवल। सो लुक एट दैट, हम कहां पर थे अभी? सेल लेवल पे। सेल लेवल से कहां पर आ गए? टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल से कहां पर आ गए? ऑर्गन लेवल पे। अब ऑर्गन लेवल से कहां जंप कर लिया हमने? इंडिविजुअल लेवल पे। एक छोटी सी मक्खी जो आपको नजर आती है वो भी एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। छोटी सी चींटी नजर आती है आपको, वो भी इंडिविजुअल है, उसमें भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। एक छोटा सा मच्छर जो आपको नजर आता है, उसमें भी बहुत से ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, एक प्रॉपरली जानदार है ये छोटा सा मच्छर। तो आप बहुत बड़े जाइगेंटिक चीज है मच्छर के आगे, लेकिन आप भी एक इंडिविजुअल लेवल में आएंगे, क्योंकि आप भी जो है एक प्रॉपरली ऑर्गन्स का बना हुआ सिस्टम है। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गन लेवल से मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, बीच में एक और आना चाहिए ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या बना देगा? इंडिविजुअल लेवल। आई थिंक सो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की है। यस, ऑर्गन लेवल से आप किस में आ जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ऑर्गन सिस्टम है ना पूरा एक, और फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम आपका एक पूरा इंडिविजुअल बना देता है। अब आप कहेंगे सर इंडिविजुअल लेवल पे जो है बात ख़त्म हो गई है ना। इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो गई है? बात ख़त्म हो गई है। तो मैं ये कहूँगा इंडिविजुअल लेवल पे बात ख़त्म नहीं हुई है। आप कहेंगे सर इंडिविजुअल लेवल पे बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कहूँगा नहीं ख़त्म हुई है। आप कहेंगे सर फिर आगे बताएं, अब क्या सीन चल रहा है, अब कौन सा लेवल पे जाएं? ओके, बता देता हूँ। इंडिविजुअल लेवल से अब गेम आगे होगी कि आखिर सारे इंडिविजुअल सेम हैं कि नहीं है। अगर सारे इंडिविजुअल सेम हैं, जैसे कि इंसान, जिस तरह के इनकी तादाद बता रहा हूँ 7 बिलियन से ज़्यादा हो गई, तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन लेवल। अब आप कहेंगे सर इंसानों से हम चले गए हैं पॉपुलेशन लेवल पर। तो मैं कहूँगा हाँ, यस, वी हैव गॉन टू इंडिविजुअल लेवल से हम चलेंगे किस पर? पॉपुलेशन लेवल पर।
अब पॉपुलेशन लेवल जो है वो क्या सिर्फ इंसानों का ही है? द आंसर इज नो। इस पूरी दुनिया में जितने भी मच्छर रहते हैं उनकी भी एक पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आप ज्योग्राफी के हिसाब से ले लें। अब पाकिस्तान में जो एक कटिंग लगी हुई है, बॉर्डर बने हुए हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन है। अब इंडिया में एक कटिंग बनी हुई है, उसमें कितने लोग रहते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन है। ज्योग्राफी के हिसाब से ले लें। इस पूरी ज़मीन पर कितने लोग रहते हैं सेम किस्म के, वो उनकी पॉपुलेशन है। आम का दरख्त है, कितनी दुनिया में आम के दरख्त होंगे, वो उनकी पॉपुलेशन है। ज्योग्राफी के हिसाब से ले लें आप। तो आपने ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे जाकर इसको स्टडी करनी है, सारे दुनिया को लेकर या सिर्फ एक छोटी सी जगह को लेकर। आपके घर में कितनी चींटियां रहती हैं, दैट इज़ द पॉपुलेशन। जो आपके घर में जितनी चींटियां रहती हैं। आपके घर में कितने चूहे रहते हैं, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जितने चूहे आपके घर में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन है। तो आपके शहर में कितने चूहे रहते हैं, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ रैट्स। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मक्खी मच्छर से लेकर चिड़िया, कौवे और इंसान, इन सब की क्या रहेगी, पॉपुलेशन। इंडिविजुअल से किस लेवल पे जाएंगे आप, पॉपुलेशन लेवल। अब आप कहेंगे सर अगर हम ऐसा करें कि सब पॉपुलेशंस को ले लें, मतलब वी जस्ट टेक ऑल डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो सब पॉपुलेशंस को अगर हम ले लेंगे तो फिर क्या बनेगा, कम्युनिटी लेवल। क्या बन जाएगा, कम्युनिटी लेवल बन जाएगा। अब कम्युनिटी लेवल क्या है, कम्युनिटी लेवल ये है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही हैं। जैसे कि आपके घर की एक कम्युनिटी है। अब कहेंगे सर घर की कम्युनिटी कैसे हो सकती है, अभी हो सकती है। घर में एक इंसान भी रह रहे हैं, मच्छर भी रह रहे हैं, चींटियां भी रह रही हैं, बैक्टीरिया भी रह रहे हैं। आपने अगर कोई चिड़िया तोते पाले हुए वो भी रह रहे हैं, खरगोश पाले वो भी रह रहे हैं। यू नो, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट पॉपुलेशंस जहाँ पे रह रही हों छोटी सी जगह पे, उसे कम्युनिटी कहते हैं। आप कहेंगे सर कम्युनिटी को बड़ा करें थोड़ा सा, तो बड़ा कर लें। अब आप आ जाएं अपने पूरे मोहल्ले में आ जाएं या पूरे एक ब्लॉक में आ जाएं, उसको बड़ा कर लें तो आप पूरे एक शहर में आ जाएं, शहर की कम्युनिटी। तो कम्युनिटी छोटी भी होती हैं, कम्युनिटीज़ बड़ी भी होती हैं। डिपेंड करता है आप किस कम्युनिटी के ऊपर किस लेवल पे जाके स्टडी करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा पॉपुलेशन लेवल के बाद कौन सा लेवल है, कम्युनिटी लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल एक छोटा लेवल है, फिर कम्युनिटी लेवल एक बड़ा लेवल है। फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी लेवल के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर हम बात करेंगे आपसे एक बायोस्फीयर लेवल की। ये हमारा फिलहाल की स्टडी का आखिरी लेवल रहेगा। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है कि पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज। अब जमीन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्से ना रहने के लिए, तो फिर हम इसको कह सकते हैं बायोस्फीयर। जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सब इससे बायोस्फीयर्स कहलाते हैं। अब आप समंदर में चले जाएं, समंदर में सारी जगह पे पानी है ना, लेकिन कहीं छोटा सा एक जजीरा है और वहाँ पे बहुत से डिफरेंट जानदार रहते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, तो ये एक बायोस्फीयर लेवल कहलाएगा, क्योंकि इर्द गिर्द सारी कम्युनिटीज़ रहती नहीं है। एक छोटी सी कम्युनिटी पानी के अंदर सेंटर, फिर पानी के अंदर भी तो लाइफ है ना स्टूडेंट्स, पानी के अंदर भी तो ज़िंदगी है, तो वहाँ पर भी आप चले जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बायोस्फीयर लेवल। यानी ज़मीन के किसी हिस्से पे अगर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रह रही हैं तो वो बायोस्फीयर लेवल होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कम्युनिटीज़ का एक जो लेवल है वो बायोस्फीयर लेवल है। कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटीज़ यानी कि जमा ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटीज़ लेवल इज़ कॉल्ड एज बायोस्फीयर लेवल, इनहेबिटेड ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर कहीं पे रह रहे हैं। अब अमूमन तो स्टोरी तो बुक ने यहाँ पर एंड कर दी है आपकी, लेकिन देखें अब आप आ जाएं थोड़ा सा ज़रा सोलर सिस्टम पे, यानी कि ज़मीन, मार्स, प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, है ना, ये आपका सूरज के गिर्द जो घूम रहे हैं सारे सितारे, ये कौन सा लेवल आ गया, सोलर सिस्टम लेवल। फिर इससे भी आगे जाएं, कायनात आ जाएगी। फिर इससे भी आगे जाएं और आपको मुख्तलिफ लेवल्स मिलेंगे। आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने बनाई हुई हैं, ब्लैक होल्स कहते हैं जी आजकल, फिर वो वाइट होल्स, फिर डवार्फ्स, फिर जाइंट स्टार्स, पता नहीं इस तरह की चीज़ें। तो लुक एट दैट, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखें हमने कहाँ से गेम स्टार्ट की थी, हमने तो सिर्फ सब एटॉमिक लेवल से गेम स्टार्ट की थी, फिर एटॉमिक लेवल पर आए, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर आए, फिर ऑर्गेनेली लेवल पर आए, फिर हम सेल लेवल पर आ गए, फिर हम टिश्यू लेवल पर आ गए, फिर हम
ऑर्गन लेवल पे आ गए, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर इंडिविजुअल लेवल बना, फिर पॉपुलेशन लेवल बन गया, फिर कम्युनिटी लेवल बन गया, फिर कम्युनिटीज लेवल बन गया, जिसको हमने बायोस्फीयर लेवल कहा। सो ये चलते चलाते हम यहाँ पर सफ़र तय कर रहे हैं अपना। तो अब हम इसको इंडिविजुअली जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल के बारे में डिटेल में, और फिर मॉलिक्यूलर लेवल को मज़ीद थोड़ा रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा आपके इस टॉपिक का। और आपको बोर्ड में जो लॉन्ग आना है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से इस टॉपिक में से, वो ज़्यादातर जो आप अभी निशान लगा लें मेरे साथ, आपको ज़्यादातर आता है ये वाला लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादातर पूछा गया बोर्ड में, और यही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको आ जाता है। और इसके अलावा आपको जो है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, इन दोनों को मिला के। ठीक है, ये भी बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो मैं ये दो फेवरेट लॉन्ग कहूँगा, इनको आपने डोमिनेटली तैयार करना है, यानी कि ऑर्गेनेली लेवल और सेल लेवल, या फिर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैं इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं कर रहा। तो ये लॉन्ग रहेंगे, और शॉर्ट अंदर बेतहाशा हैं, वो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा, और एमसीक्यूज भी बहुत से हैं वो बताऊंगा। तो चलते हैं और स्टडी करते हैं सब एटॉमिक लेवल या फिर एटॉमिक। पहले बच्चों बात करते हैं आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में आप, क्योंकि अभी मैंने आपको सारी ब्रीफिंग की ऑन बोर्ड, तो मैंने सोचा अब डिटेल में आपको मैं सारी बातें कर दूं, ताकि आपको भी जो है इस छोटी सी क्लिप में अब मैं आपको ना सिर्फ के टॉपिक भी समझा दूंगा प्रॉपरली, और सवाल बताऊंगा। सबसे पहले अपनी आप बुक निकाल लें, और दूसरे नंबर पर यह है कि मैंने आपको एमसीक्यूज बताने हैं, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो इसमें से लॉन्ग कौन सा आएगा मैंने वैसे आपको ड्यूरिंग माय लेक्चर भी बताया था, लेकिन मैं भी रिवाइज कर दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सब एटॉमिक लेवल सबसे पहला लेवल है और सबसे छोटा लेवल है। तो सब एटॉमिक लेवल में स्टूडेंट्स ये है कि जितना भी मादा है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना है, या एलिमेंट्स डेफिनेटली जो हैं वो एटम्स से ही बनते हैं। एटम्स मुख्तलिफ मिल जाते हैं, और सेम किस्म के अगर एटम्स हों तो उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी ये बात पढ़ी थी। तो एटम्स जो हैं वो बेसिकली कह लो कि बहुत से मज़ीद पार्टिकल्स से मिलकर बने। मैंने आपसे बात की थी कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पैराग्राफ है छोटा सा, इसमें वही बात की गई है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से जो हैं वो एटम्स बने हैं। तो अब आप ये कह लें कि एटम बेसिकली कह लें कि एक स्टेबल पार्टिकल है, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई फितरत में, कुदरत में मौजूदगी है। तो फिर साइंसदानों को ये भी पता लगा कि 92 जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी 92 किस्म के एटम्स हैं और एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में। लेकिन एक बड़ी हैरानगी से उनको बात पता लगी कि जो हमारी बॉडी है उसमें तो सिर्फ 16 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं, यानी 92 जो है वो कुदरत में पाए जाते हैं और 16 सिर्फ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपने बात नहीं भूलनी है कि इनको क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सो ये क्या करते हैं कि ये टेक पार्ट करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी को बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म किसी जानदार को कहते हैं। तो हमारी बॉडी का तकरीबन जितना भी वज़न है इन बायो एलिमेंट्स की वजह से ही मिलकर बना है। तो अगर आप मुझसे बात करें सर, अगर 16 बायो एलिमेंट्स हैं तो हमारी बॉडी में मतलब वो कौन कौन से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहूँगा बेटा इसमें से जो 10 हैं वो कम मिकदार में, और 6 जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। और इसमें से जो 6 आपको नज़र आ रहे हैं उनमें मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को नॉमिनेट करूँगा। फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे बायो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तकरीबन 99%। और ये आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स BMCQ आपको आ सकता है बोर्ड में। अगर आपने इसको तैयार ना किया तो शाबाश है बेटा आप पे, मैं बता भी रहा हूँ, उसको तैयार कर ले तो तैयार कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा चले, माइंड ना कीजिएगा, वैसे मैं आपको थोड़ा फोकस करा रहा था इस बात पे। अच्छा, आगे 10 एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में डेफिनेटली पाए जाते हैं। पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक और आयोडीन। ये तकरीबन 1% बॉडी का आपके मास बनाते हैं। तो लिहाजा आप कह लें 99% मास जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस बनाते हैं। अगर आपको सिंबल्स दे के एलिमेंट्स के नाम नहीं आते तो अपने लिए क्लैपिंग कर लें आप। चलें, क्लैपिंग तो आपने कर ली होगी, चले आगे चलते हैं। तो लिहाजा ये भी बोर्ड में आपको एक MCQ आ सकता है कि भाई कितने फीसद ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है हमारी बॉडी में। तो मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारी बॉडी में एलिमेंट्स कौन सा है, तो आपने ऑक्सीजन को जो है वो याद रखना है। तो ये भी MCQ के तौर पे आपको आ सकता है। इसके अलावा कार्बन जो है
वो 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन आपको आया था एक दफ़ा एमसीक्यू, कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये भी BMCQ है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है, और दूसरे बाकी 1% आते हैं। और 1% मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1% जो है बाकी सब एलिमेंट्स हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ पर आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, नेम बायो एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों ये मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर लें सब बच्चे अपनी किताब पर। चलें आगे चलते हैं। अब निकल आए हम किस लेवल से, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से निकल आए हैं। बायो एलिमेंट्स का सवाल हमने यहाँ तैयार करना है। आगे चलते हैं, अब हम एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं। तो आपको पता है कि बायो एलिमेंट जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में तो नहीं मिलेंगे ना आपको, मतलब जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कोई अकेले अकेले तो नहीं मिलेंगे आपको, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे एटम्स के साथ जुड़े हुए मिलेंगे ना आपको। तो अगर एटम आपको अकेले मिल रहे हैं तो इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड फॉर्म, अगर वो अकेले नहीं मिल रहे तो हम इसे नॉन आइसोलेटेड फॉर्म कहेंगे। बहरहाल एटम इकट्ठे रहते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक बॉन्ड, और अब एटम्स आपस में मिल रहे हैं। आपने पढ़ा ना, आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 इसमें केमिस्ट्री में, आपकी केमिस्ट्री की बुक में था, उसमें आपने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि भाई इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग भी होती है और एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। और कौन सी होती है? मेटालिक बॉन्डिंग भी होती है ना। उसके बाद द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल, यानी कि अगर आयनिक बॉन्ड है, या कह लें कि कोवलेंट बॉन्डिंग ज़्यादातर वैसे हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, तो फिर जब एटम्स मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, जिनमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, मतलब थोड़े बहुत एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं आपस में जुड़ के, उसे माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बोर्ड में आपको बड़ी दफ़ा ये सवाल आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको सवाल दर्ज कर दिया है, इसको नोट डाउन कर लें और ये आपने याद कर लेना है। अब आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर इनकी क्या एग्जांपल्स भी लिखनी है, तो द आंसर इज़ वेरी यस। आपने इसके अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो एग्जांपल्स लिखनी है उनमें आप ग्लूकोज लिख लें, वाटर लिख लें, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स में स्टार्च की एग्जांपल याद कर लें, इसके अलावा प्रोटीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, लिपिड्स आते हैं। ये मैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल बच्चों को बताता हूँ जिसमें 10,000 एटम्स इकट्ठे रहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखिएगा। चलें अब हमने देखें एटॉमिक लेवल से निकले तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल को देखा। अब हम चलते हैं आगे, हम अब चलते हैं नेक्स्ट और लेवल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्गेनल लेवल या फिर सेल लेवल। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आपके, अब ये एटॉमिक लेवल था, यहाँ से हम मूव ऑन कर गए किस पर? मॉलिक्यूल। आप ये गैस कर सकते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? हाँ जी, ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अपने लिए क्लैपिंग कर लें आप। तो स्टूडेंट्स ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को जो है वो डीएनए कहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेसिकली ये मॉलिक्यूल होता है, डीएनए भी, आरएनए भी होता है, बातें करेंगे आपसे आगे जाके। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये ऑर्गेनेली लेवल आ जाता है। ऑर्गेनेली लेवल में आपको पता है कि अभी हमने इसके ऊपर ही बात करनी है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दे लिव इन अ यूनिट। मॉलिक्यूल्स बहुत सा एक बड़ा सा यूनिट बना लेते हैं, उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। अभी आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें ऑर्गेनेलीज की बातें की जाएंगी। मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में कुछ ऑर्गेनेलीज अभी दिखाता हूँ। जिस तरह प्यारे बच्चों आपको ये अब सेल नज़र आ रहे हैं, हम प्लांट सेल कहते हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं ऑर्गेनेलीज। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये फिर इसके अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये सब ऑर्गेनेलीज हैं प्यारे बच्चों। जिस तरह अब आपको ये एनिमल सेल भी नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये ईआर आपको नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक ऑर्गेनेली होती है। फिर ये न्यूक्लियस है, ये भी ऑर्गेनेली। इस न्यूक्लियस में आपको छोटा सा काला सा बॉल नज़र आ रहा है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेंट्रियोल्स एक ऑर्गेनेली है जो पाई जाती है। ये वैक्यूल्स हैं छोटे छोटे से, ये भी वेस्ट स्टोर करने का काम करते हैं। और इसके अलावा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एनिमल सेल भी बड़ा वर्सेटाइल सेल होता है,
और ये वाइट ब्लड सेल है इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खून में आपको अमूमन ये सेल मिलेगा। जिस तरह एक मरतबा फिर देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये राइबोसोम्स हैं, ये भी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनेली है। तो स्टूडेंट्स ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी ऑर्गेनेली है, ये पावर हाउस कहलाता है सेल का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है, ये प्लास्टिड्स कहलाते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये भी एक ऑर्गेनेली है। इसी तरह से ये भी एक ऑर्गेनेली है, इसे हम ER कहते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आगे से आपको जो रफ नज़र आ रही है क्योंकि राइबोसोम्स अटैच हैं, बैक साइड से स्मूथ नज़र आ रही है। तो ER दो किस्म का है, RER और SER। स्टूडेंट्स ये गोल्जी ऑपरेटस है और इसका काम वेजिकल्स बनाना है, गोल्जी वेजिकल, तो इसके बारे में बात करेंगे ऑर्गेनेली के बारे में। तो ये भी सेल में पाए जाने वाली एक ऑर्गेनेली है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, इसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं, ये भी ऑर्गेनेली का रोल अदा करती है। जब टॉपिक आएगा इस पर हम बात करेंगे, तो आप सारे बुक की वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे साथ, बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो ऑर्गेनेली है इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, ये क्रोमोसोम्स को अलहदा करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये ऑर्गेनेलीज आर दी बेस्ट ऑर्गेनेलीज जो हमने अभी आपकी इस किताब में चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करनी है। चलें हम अब ऑर्गेनेली के टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनेली लेवल पे हम आ गए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब ऑर्गेनेली लेवल क्या है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे यूज टू लिव टुगेदर और वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो फिर क्या लिखोगे ऑर्गेनेलीज को, कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं ख़ास तरीके से और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स है ना। जो भी अभी मैंने आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं ये सब कहाँ पाई जाती हैं, सेल के अंदर पाई जाती हैं। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और देखो जब ये सब एक जगह पे रह रही होती हैं, ऑर्गेनेलीज एक जगह पे रह रही होती हैं, तो क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स। तो ये सेल बना देती हैं, तो सेल्स बन जाते हैं। देखो ना अब ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बना रही हैं, सेल। तो फिर सेल लेवल पे आ गए ना हम। अच्छा मैं आपको सेल लेवल का ही पैराग्राफ समझाने से पहले एक बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी में 200 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, राइट। कितने किस्म के, तो ये अपनी आप बुक में कमेंट ज़रूर कर लो, क्योंकि सेल्स का टॉपिक जब आएगा ना, सेल्स एंड टिश्यूज़ का चैप्टर, वहाँ भी बात लिखी हुई हुई है। तो आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स पाए जाते हैं। तो याद रखो कि जो अब ऑर्गेनेलीज हैं, डेफिनेटली हर ऑर्गेनेली का अपना अपना एक ख़ास फंक्शन होता है, ताकि वो अपना काम कर सकें। हमारे सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उन सब का अपना अपना एक फंक्शन है। आप यही बात याद रखना, अगर ऑर्गेनेलीज अपना काम कर पा रही हैं तो फिर सेल अपना काम कर पा रही है। अगर ऑर्गेनेलीज ही अपना काम नहीं कर पाएंगी तो फिर सेल्स अपना काम कैसे कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, तो ये एक स्पेशलाइज्ड है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। यानी ये क्या काम करता है, ये सेल की रेस्पिरेशन करवाने के लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने आपको अभी एक हाथी के पैर जैसी ऑर्गेनेली दिखाई थी, दैट वाज राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। और फिर अगर आप कहते हो अकम्प्लिश मीन कंप्लीट होना, मतलब काम हो जाना, तो अगर सेल अपने काम कर पा रहा है यानी अपने फंक्शंस कर पा रहा है, तो किस वजह से कर पा रहा है, इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की वजह से। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ER, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, आपको मैंने कितने ज़्यादा नाम बताए हैं इसके अंदर, तो आपने ये सब याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको कुछ याद भी हो गए होंगे। चलो आगे हम बात करते हैं, ज़रा सेल लेवल पे आकर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं एक और चीज़ आपको चलो आखिरी लाइन में बता देता हूँ कि अगर सेल जो है, मतलब ऑर्गेनेलीज अगर अपना अपना काम कर रही हैं, तो देखो ऑर्गेनेलीज के अपना अपना काम करने से लेबर डिवाइड हो गई है। मतलब देखो ना, अब राइबोसोम्स का काम अगर प्रोटीन बनाना है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम अगर पावर देना है, ATP वगैरह बनाना है, एनर्जी बनाना है, तो फिर अब राइबोसोम्स अगर दोनों काम करता तो उसके लिए मुश्किल हो जाता ना। तो फिर राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाने का काम शुरू कर दिया और माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाने का काम शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, उनका काम आपस में डिवाइड हो गया। तो इस अमल को कहते हैं डिवीजन लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप कहेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है ऑर्गेनेलीज की वजह से, यानी कि सेल के अंदर जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज कर रही हैं और फिर सेल एक पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है, चल रहा है। जैसे एक घर होता है ना, तो घर भी चलाना है तो अम्मा परफॉर्मेंस दे रही हैं, अब्बा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आप भी माशाल्लाह सारे अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं घर को ख़राब करने के लिए, सॉरी घर को चलाने के लिए। तो लिहाजा घर जो चल रहा होता है
तो उसमें सारों का किरदार होता है। तो इस तरह जब सेल भी अगर चलना है तो फिर सेल में ऑर्गेनेलिस का किरदार है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं इस आखिरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ की, तो इसमें लिखा कि प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूं, या मोस्ट प्रोटिस्ट होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे जानदार हैं ना, इनको हम प्रोटिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, और भी बहुत से जानदार होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटिस्ट। तो याद रखिएगा इनको हम क्या बोल देंगे? प्रोटिस्ट। तो आप उनको एक और नाम दे सकते हैं, इनको हम प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं। तो आपने भूली नहीं है ये बात, इनको प्रोटोजोन्स कह लें या इनको प्रोटिस्ट कह लें। हाँ, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम जानदार है, ये यूग्लिना है। ये पानी में नज़र नहीं आते लेकिन पानी में रहते हैं। तो ये भी एक सेल है, ये प्रॉपर एक सेल है, क्योंकि हम देखें ना अब ऑर्गेनेली लेवल से सेल लेवल पे आ रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे से पार्टिकल्स, पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, राइट। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अब नज़र आ रहे हैं ना सारे। ये देखें कैसे इसमें भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर ये देखें अमीबा में भी आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? ये देखें न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि इनके अंदर भी क्या मौजूद हैं? ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। और ये प्रॉपर एक सेल है। ये जो इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिला। ये यूग्लिना को मूव करने में बड़ी हेल्प कर रहा होता है। और इसमें छोटे छोटे से आपको कांटेनुमा स्ट्रक्चर से नज़र आ रहे होंगे, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। और ये भी इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। और इसमें आपको ये जो अमीबा है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे से पैर की तरह का स्ट्रक्चर है, इन्हें पोडिया कहते हैं। और ये मूव करते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, सूडोपोडिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, तो अगर आप मेरे साथ रहे तो। सो अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। तो ये भी हमारे पास एक प्रोटिस्ट है, एक एलजे है, इसे हम वॉल्वॉक्स कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ सेल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, इकट्ठे होके रहते हैं। तो ये आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये भी एक प्रॉपर सेल है। इसको आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बैक्टीरिया के जितने भी बड़े किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, मैं आपको दिखाने बैठ जाऊँ तो दुनिया में पता नहीं कितनी किस्में है बैक्टीरिया की, इतनी किस्में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये जो आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, आप यही याद कर लें तो बड़ी बात है कि इसकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है, वो होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स इसके छोटे राइबोसोम्स होते हैं। जो भी मैंने आपको यूग्लिना दिखाया था ना, जो भी पैरामीशियम और क्या दिखाया था, अमीबा दिखाया था, वॉल्वॉक्स दिखाया था, इनमें भी होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन ये बड़े राइबोसोम्स होते हैं। इनमें प्रोटीन फैक्ट्री जो है छोटी होती है। तो ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं, राइट। सेल जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स मैंने अब आपको दिखा दिए, मैंने आपको बहुत से प्रोटिस्ट दिखा दिए। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बना देती हैं? डेफिनेटली ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बना देती हैं जी? ये बना देती हैं सेल्स। तो ये सेल्स वगैरह जो हैं बन जाते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल कहलाता है। अभी जो मैंने जितने भी आपको जानदार दिखाए हैं, सो अब बहुत से फंजाई है, फंजाई भी एक पूरा एक सेल होता है, फंगस के भी सेल्स होते हैं। फंगस मल्टी सेलुलर भी होती है, सिंगल सेलुलर भी होती है। सो और जितने भी एनिमल्स हैं, आप देखें, आप बैठे हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं आपके अंदर, ठीक है ना। पौधे होते हैं, इतना बड़ा दरख्त है, गाड़ी लग जाती है, उसको कुछ नहीं होता, गाड़ी की ढिंकी चिकी बच जाती है। तो देखें सेल्स कितनी मजबूती से आपस में इकट्ठे होकर रह रहे हैं ना। ये कितना जो दरख्त होता है, तो दरख्त का ट्रंक होता है, कितना हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। सो प्लांट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। और पता नहीं कितने जानदार, शायद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलकर बने हुए हैं, राइट। सो दैट्स द आइडिया ऑफ सेल लेवल एंड ऑर्गेनेली लेवल। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब आप मुझसे सवाल करें कि सर क्या सवाल आएगा बोर्ड में यहाँ से, तो मैं आपको यही सवाल दे सकता हूँ जो कि अभी मेरी समझ में आता है और जो अमूमन बोर्ड में पास पेपर्स में आया हुआ है कि एक्सप्लेन ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है, एक्सप्लेन ऑर्गेनेली लेवल। तो ऑर्गेनेली लेवल को जो है वो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। बाकी सेल लेवल भी है लेकिन इतना नहीं। तो जनरल नॉलेज काफ़ी दी मैंने आपको इस पैराग्राफ में। अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो है टिश्यू लेवल। तो हम जंप कर जाएंगे फ्रॉम दी ऑर्गेनेली लेवल टू दी सेल लेवल, और सेल लेवल से अब कहाँ चले जाएंगे? टिश्यूज़ के ऊपर। तो टिश्यूज़ की भी बहुत से रेफरेंसेस हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, और आई डोंट नो कितने किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। आपकी सोच है टिश्यू लेवल के ऊपर कितना बड़ा काम हुआ पड़ा है। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, अभी आपने याद रखनी है कि जो टिश्यूज़ है ना, टिश्यूज़, इनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं।
तो दिस इज नोन एज हिस्टोलॉजी, राइट। सो अब हम चलते हैं टिश्यू लेवल को थोड़ा स्टडी करने। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं टिश्यू लेवल पे। टिश्यू बेसिकली आपको जैसे कि पता है कि जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं वो आपस में उनके जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, और सेल्स इकट्ठे, सिमिलर सेल्स इकट्ठे रह के जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन भी उनका तकरीबन सेम ही होता है। तो दे ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़। तो जो टिश्यू लेवल बन जाता है, यानी बहुत से टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यू की अगर आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है जी डिफ़ाइन टिश्यूज़, तो आपने यहाँ से लिख लेना है डिफ़ाइन टिश्यूज़ की डेफिनेशन, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं। टिश्यूज़ क्या हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ सेम काम करने के लिए। जैसे आपके लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन का बनना है, ये तो सेल के अंदर हो रहा होता है ना। बट आप कह लो कि सम स्पेशल प्रोसेसेस जो हैं वो टिश्यू कर रहे हैं। जैसे आपके जो दिल के टिश्यूज़ हैं, जैसे हार्ट के टिश्यूज़ हैं, कार्डिक टिश्यूज़, वो क्या कर रहे हैं, वो खून को पूरी बॉडी में ट्रैवल करवा रहे हैं। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है। तो जो सेल होता है ये भी याद रखो कि अपने सारे काम कर रहा होता है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर ही प्रोटीन वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन ये सारे ग्रुप ऑफ, मतलब लेट्स से दैट ये एक हमारे पास टिश्यू, इसमें बहुत से सेल्स हैं। अब इन सारों सेल्स का काम, अगर लेट्स से दैट के सारे सेल्स का काम जब प्रोटीन बनाना है, तो पूरे टिश्यू का काम भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन बनाना। सेल्स सिमिलर फंक्शन करते हैं और वही फंक्शन फिर किसका हो जाता है? टिश्यू का हो जाता है। सो उसके बाद अगर आप मज़ीद थोड़ा सोचे समझे और जानें तो आप ये लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, मतलब एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यूज़ में आ जाए पहले, एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और भी रिवाइज़ करवा देता हूँ। जिस तरह ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये सारे एनिमल्स में आ जाते हैं। ये एनिमल्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्लांट्स के बेसिकली टिश्यूज़ हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। याद रखिएगा ये रूट में है और उसका ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया जा रहा है। फिर ये आपको एपिडर्मल टिश्यू दिखाया जा रहा है जो कि मौजूद है पत्तों में होता है। ये पत्तों के अंदर स्टोमेटा वगैरह होते हैं, और जो जड़ें होती हैं ना उनमें रूट हेयर्स होते हैं, ये भी एपिडर्मल टिश्यूज़ कहलाते हैं। फिर ये कुछ ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, और कुछ स्पोर टिश्यूज़ होते हैं। स्पोर टिश्यूज़ में अभी जो मैंने आपको दिखाया था दैट वाज कॉलेनकाइमा टिश्यूज़, और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। इस तरह कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं, इसमें आपको ये ट्रैकीज़ और वेसल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इनको वेसल जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं, और जाइलम फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा, और इसको हम फ्लोएम टिश्यूज़ कहते हैं जिस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह स्टूडेंट्स एनिमल्स में भी होते हैं। दीज आर दी एपिथेलियल टिश्यूज़ में स्कैमस, कोयोपिडल, स्ट्रेटिफाइड स्कैमस, कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कार्टिलेज, बोन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इवन ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है। और एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, चर्बी होती है जो पेट में सामने जो बहुत से चर्बी नज़र आ रही होती है, एडिपोज टिश्यूज़ कहलाती है। इस तरह ही मसल टिश्यूज़ होते हैं। मसल टिश्यूज़ में आप देख लें स्केलेटन मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं। और जैसा कि बात हो रही थी नर्वस टिश्यूज़ की, तो ये न्यूरॉन है इस वक्त जो नज़र आ रहा है, ये आपको मोटर न्यूरॉन नज़र आ रहा है, और ये अंदर जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ये इंटर न्यूरॉन नज़र आ रहा है। तो यू कैन से दैट इन्होंने यहाँ पे जो डायग्राम का इमेज दिया है थोड़ा गलत दे दिया, क्योंकि ये इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। इसको आई थिंक सो देयर इज़ सम कन्फ्यूजन, इसको ऐसे एरो नहीं बनना चाहिए था यहाँ पे। तो जैसे आप ह्यूमन हैंड देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अब एपिथेलियल भी है, मसल भी है, नर्वस टिश्यू भी मौजूद है, ब्लड है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे मौजूद है। तो टिश्यूज़ जो है ये एक स्मॉल स्टोरी नहीं है, इट्स अ बिग स्टोरी। सो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कम से कम याद रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो टिश्यू की स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो वी यूज़ इट टू कॉल इट एज हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स ये जो है ना टॉपिक, ये तो पहले तो अपने माइंड में बिठा लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से BLQ लिख लो, बिकॉज BLQ जो है मीन बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसके बारे में ये है कि जितने भी मतलब टिश्यूज़ हैं दे सेट टुगेदर एंड दे मेक ऑर्गन। जिस तरह अभी हार्ट की बात कर रहा था ना, हार्ट एक ग्रुप, सेम ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से का बना हुआ है, एक कार्डिक टिश्यूज़ होते हैं उसमें, तो वो एक ऑर्गन भी तो बन गया ना, एक दिल बन गया। दैट मेक्स अ सेंस ऑफ ऑर्गन, राइट।
एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर टू मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। और डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गन के अंदर, ये भी याद रखिएगा। लेकिन एक ऑर्गन का काम है कि स्पेसिफिक फंक्शन का काम देना। जैसे आपका हार्ट है, बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। लेट्स से दैट कि हमारे पास पेट ले लें आप, ठीक है, पेट की एग्जांपल दे रहे हैं। स्टमक नहीं है आपका, स्टमक की मैं बात कर लेता हूँ। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉपरली एक ऑर्गन है। तो इसके काम जो है, दो काम होते हैं। एक तो ये प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करता है, इसके अंदर जितना भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होगा, और इसके अलावा फूड को स्टोर करने का भी ये काम करता है। तो इसमें जो है दो किस्म के आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज़ मिलेंगे आपको और एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलेंगे। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ मिलेंगे। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं वो अंदर इसके ना बहुत से जूसेस निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी गैस्ट्रिक जूस, जो उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसके अंदर मसल है, जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी मस्कुलर वॉल्स। तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, इसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में काम देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो फूड की ग्राइंडिंग हो जाती है, और डेफिनेटली फूड की जब ग्राइंडिंग होती है तो फिर ये पोस्टीरियर साइड है आपके जो स्टमक की, ये एंटीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड से फिर खाना किधर चला जाता है, आपके ड्यूडेनम में, यानी अगला हिस्सा जो है आपके इस ऑर्गन का, उसमें चला जाता है। और इसका यही फंक्शन है कि ये बेसिकली काम कर रहा है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें अब देखें मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, ये जो काम कर रही हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि इन दोनों का काम जो है एक ऑर्गन का काम बन गया हुआ है। मतलब मस्कुलर टिश्यूज़ एक अलग टिश्यूज़ हैं, लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं उनका गैस्ट्रिक जूस बनाना काम है। लेकिन दोनों टिश्यूज़ जो हैं मिलकर एक ऑर्गन बना बैठे हैं, और इस ऑर्गन का जो है काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो फिर इसके बाद अगला जो लेवल है दैट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिज्मिक लेवल। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। जिस तरह आपको अब नज़र आ रहा है कि टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बन गया, लिवर ऑर्गन है, फिर ये स्टमक, अभी इसकी पेट की हम बात कर रहे थे। तो अब लेट्स से दैट कि लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल बना दिया। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग नेक्स्ट, के ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अब इसका क्या काम होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं डेफिनेटली परफॉर्म कर रही हैं फंक्शन, तो एक पूरा सिस्टम बन चुका हुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम में यही होता है कि बहुत से स्पेसिफिक फंक्शन ये भी कर रहा होता है, और वो आपको एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन नज़र आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो रही है, तो उसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सारे क्या कर रहे हैं, डाइजेशन ही कर रहे हैं ना। तो डाइजेशन का काम जो है वो पूरे बहुत से ऑर्गन्स मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम एक काम कर रहा है। जैसे ओरल कैविटी हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रीज, सब मिलकर एक क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। सो ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बस आपने ये पैराग्राफ अच्छी तरह से याद रखना है। ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए हैं, इसको कैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करना है। आप नोट्स PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लें और ईजिली अपने एग्जाम्स को गो थ्रू करें। प्यारे बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा मैं बात और थोड़ा सा ले चलता हूँ कि प्लांट्स की तरफ अगर जाओगे तो उनका कोई इतना ख़ास ऑर्गन सिस्टम लेवल तो होता नहीं है। तो उनका कोई रूट सिस्टम ज़रूर है, तो एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और इसलिए क्या है कि ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स आर देयर इन रादर देन प्लांट्स। यानी आपको एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नज़र आएंगे जो कि प्लांट्स में नहीं है। तो प्लांट्स में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जो कि एनिमल्स में मौजूद है। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल आ जाता है, फिर पॉपुलेशन लेवल आता है। इंडिविजुअल लेवल क्या समझाता है कि हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल आ गया, यानी कि पूरा एक आपको इंडिविजुअल नज़र आ रहा है इस वक्त, पूरा जानदार आ गया। सो बहुत से सेम जानदार अगर हों, यानी बहुत से सेम इंडिविजुअल्स हों, उनको पॉपुलेशन लेवल पे ले जाते हैं। और डिफरेंट पॉपुलेशन अगर एक जगह पे रह रही हैं, दैट इज़ बिकम द कम्युनिटी लेवल। और फिर कहाँ कहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही हैं, दैट बिकम्स द बायोस्फीयर लेवल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सवाल तैयार कर लीजिएगा कि इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। जैसे मैन जो है वो एक कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज में रहेगा, ओनली इसके मसल्स काम नहीं करेंगे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, उसके बल्कि दूसरे एरिया में भी मसले पैदा होंगे, जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। तो अगर एक सिस्टम इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि एक सिस्टम को अगर ज़रूरत महसूस है किसी काम की, तो दूसरे सिस्टम को वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो एक्सेलरेटेड रेस्पिरेशन हो जाएगा, हार्ट रेट, ताकि ब्लड की सप्लाई में ऑक्सीजन आ जाए, और फिर फूड वगैरह जो है वो मसल्स वगैरह को दिया जाए, और मसल्स नहीं भाग रहे ना फिर। तो इंडिविजुअल लेवल सारा कोऑर्डिनेटेड आपस में।
तो इसके अलावा आपको ये स्पीशी की डेफिनेशन आ सकती है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये डेफिनेशन लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद हैबिटेट भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ हैबिटेट, शॉर्ट क्वेश्चन, ये तैयार कीजिएगा। और उसके बाद हैबिटेट ये रहने सहने की जगह होती है। किसी भी इन्वायरमेंट में कोई जानदार अगर जहाँ रहता है ना, उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे पोलर बियर्स हो गए, वो आपको पता है कि पोल्स के अंदर जाके रहते हैं, जो ऊपर ठंडे इलाके होते हैं ना, तो वो पोलर बियर्स, तो वो उनका हैबिटेट होता है जैसे। और मछलियों का हैबिटेट जो है वो समंदर भी है और दरिया भी है। दरिया की मछली जो है वो समंदर में नहीं जाके रह सकती और समंदर की दरिया में नहीं आके रह सकती। तो इसलिए हर किसी का क्या है, हैबिटेट अलग-अलग है, यानी रहने की जगह है। फिर इंडिविजुअल लेवल से गेम जाती है आगे कहाँ पे, पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन की बात करें तो 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी थी, ये MCQ आ सकता है आपको। और वैसे बस पॉपुलेशन की जो है डेफिनेशन आप कर लें कि इज डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन अ सर्टन टाइम एट द सेम टाइम। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बस इसकी तैयार कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगली बात हम करेंगे दैट इज़ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी तो बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज हो सकती हैं। जब पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो इकट्ठी होकर रह रही हैं, दैट मेक्स द आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिटी। तो एक फॉरेस्ट जो है सबसे अच्छी कम्युनिटी समझी जाती है। फॉरेस्ट में बहुत से जानवर इकट्ठे रह रहे होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, फंगस, एनिमल, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे जंगल में रह रहा होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो कम्युनिटी जो है वो सारे कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड दी अदर में डिक्रीज। इसमें कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन कम ज़्यादा भी हो सकती है। सम कम्युनिटीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिस तरह फॉरेस्ट कम्युनिटी में बहुत से डिफरेंट जानदार रहते हैं, आप नहीं समझ सकते कि कौन कौन से जानदार हैं। एक पॉन्ड की कम्युनिटी है, पानी का छोटा सा तालाब है, वहाँ पे भी जानदारों की पता नहीं कौन कौन सी किस्में रह रही हैं, इसको भी समझना मुश्किल है। अदर कम्युनिटीज़ में देखा जाए तो फॉलन लॉग विद दी वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, एक पत्ते गिर गए हैं, पत्तों जो गिर गए हैं उनके नीचे भी पत्ते जो गिर गए हैं उनके नीचे भी मुख्तलिफ जानदार रह रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो फॉलन लॉग होता है, पत्ते गिरे हों जब बहुत ज़्यादा, उन पुराने पड़े रहे वहाँ पे, तो फिर उसमें उनके नीचे भी जानदार रहने आ जाते हैं। और फिर सिंपल कम्युनिटी यही है कि और साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है। सो एनी चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर में हैव अ ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी, कि अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है या कोई दूसरे जानदार ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे कम्युनिटी को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट लेवल है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या है कि जब पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे इनहेबिटेड है, जानदार रह रहे हैं, तो उसको आप बायोस्फीयर कह देते हो। और इसमें सारे सिस्टम इकोसिस्टम आ जाते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम है ना। एक कम्युनिटी एक इकोसिस्टम में रह रही होती है, तो जितने भी इकोसिस्टम है दैट मेक्स द लेवल ऑफ बायोस्फीयर लेवल where living organisms interact with the non-living components of the environment and it is also called the zone of life on the earth। यानी जहाँ जहाँ ज़मीन में ज़िंदगी मिल रही है उसको आप क्या बोल दोगे, बायोस्फीयर लेवल। तो ये बस आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चों, जिस नेक्स्ट आपको वीडियो का थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अभी फ़ौरन। और इसके अलावा अगर और भी चैप्टर कोई पढ़ने हैं आपने मुझसे और नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो अपना ख्याल रखना है, इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। दैट्स इट, थैंक यू।